हेलो गाइज, वेलकम बैक। मदारा रिटर्न वाली सीरीज के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लो, वरना स्टोरी समझने में दिक्कत होगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो और सास्के ने मिलकर मोमोशिकी ने पर एक जॉइंट अटैक किया था, लेकिन वो उस पर असर नहीं कर पाया। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। भले ही सुसानो की डिफेंस बेहद मजबूत थी, लेकिन इस खास हथियार के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और धीरे धीरे बिखरने लगी। मोमोशिकी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत काउंटर किया। उसने फायर बर्ड बीस्ट जुत्सु एक्टिवेट किया, जिसकी जलती हुई आग ने सीधा कुरामा का सिर चकनाचूर कर दिया। तभी अचानक मादारा के सुसानो की विशाल तलवार आसमान से गिरकर फायर बर्ड को 2 हिस्सों में काट देती है, लेकिन अगले ही पल बिखरी हुई आग फिर से एक नई फायर बर्ड में बदल जाती है। इसी बीच जैसे ही मादारा ने फायर बर्ड को रोके रखा था, नारुतो और सास्के ने दोनों तरफ से मोमोशिकी पर एक साथ अटैक लॉन्च कर दिया। तीनों के बीच जबरदस्त ताइजुत्सु फाइट छिड़ गई। फिर सास्के ने अपने हाथ में चिदोरी तैयार किया और नारुतो ने मैग्नेट रिलीज रासेंगन को चार्ज किया। दोनों एक साथ सीधा अटैक के लिए दौड़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, सास्के ने आमेनो तेजिकारा से हवा और मोमोशिकी की पोजीशन आपस में बदल दी, लेकिन अटैक लगने से ठीक पहले मोमोशिकी ने सटीक मूवमेंट से दोनों के हाथों को पकड़ लिया। वो तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, कितनी भी बार कोशिश कर लो, मैं इन घटिया ट्रिक्स में फंसने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर उसने घूमते हुए नारुतो और सास्के को अलग अलग दिशाओं में जोर से फेंक दिया, लेकिन तभी जमीन से कई चक्रा चेन निकल आई, जिन्हें नारुतो और सास्के ने दोनों सिरों से कसकर पकड़ लिया और मोमोशिकी को पूरी तरह जकड़ दिया। यही थी उनकी असली रणनीति। नारुतो चिल्लाया, मादारा अब। मादारा पहले से ही तैयार था। उसने कुरामा को सुसानो आर्मर में लपेट रखा था और उसके मुंह में एक विशाल टेल्ड बीस्ट बम बन रही थी। फिर उसने अपनी सुसानो तलवार को उस बम में रखकर पूरी ताकत से मोमोशिकी की ओर दौड़ लगाई। मोमोशिकी बेतहाशा छटपटाने लगा और आखिरकार उसने जंजीरों को तोड़ दिया। उसने अपना बायां हाथ उठाया ताकि आती हुई बम की ऊर्जा को सोख सके, लेकिन उसी पल सास्के ने फिर से आमेनो तेजिकारा से हवा और मोमोशिकी की जगह बदल दी और एक कुनाई से उसके हाथ के रिनेगन को आर पार कर दिया। मोमोशिकी के हैरान होते ही मादारा का आर्मर्ड कुरामा उसके सामने आ गया। घबराहट में उसने अपने हाथ में लाल रंग की चक्रा बॉल बनाई ताकि काउंटर अटैक कर सके। उसी वक्त नारुतो ने साइड से मादारा को अपनी 9 टेल्स चक्रा ट्रांसफर की, जिससे बम और भी विशाल होता गया। एक जबरदस्त एनर्जी क्लैश के बाद मोमोशिकी की लाल चक्रा बॉल आखिरकार मादारा के बम को झेल नहीं पाई और उसका पूरा शरीर रोशनी के विस्फोट में बिखर गया। कुछ देर बाद मादारा अचानक एक अंधेरी खाली सी स्पेस में पहुंच गया, जहां उसके सामने वही मोमोशिकी खड़ा था जिसे अभी अभी हराया गया था। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, एक बार जब कोई भगवान को गिरा देता है, वो फिर कभी साधारण इंसान नहीं बन सकता। एक दिन मैं तुम्हारी हर कीमती चीज तबाह कर दूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मादारा ने बिना सोचे समझे उस भ्रम को 2 हिस्सों में काट दिया और ठंडे अंदाज में कहा, मैं तो कभी इंसान था ही नहीं। समय के साथ वो वापस अपनी चेतना में लौटा। उसके हाथ पर एक काले हीरे के आकार का सील उभर आया, वही बिच्छू का निशान जो मोमोशिकी ने लड़ाई के दौरान उस पर छोड़ा था। उसने सामने खड़े नारुतो और सास्के की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर थोड़े सख्त लहजे में बोला कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने ट्रेनिंग में ढिलाई बढ़ती है। उनकी ताकत अब उस स्तर की नहीं रही जैसी 16 साल पहले निंजा वॉर के समय थी। नारुतो झेंपते हुए सिर खुजाने लगा। उसे मादारा की बात का कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन उसके भीतर पुराने दिनों जैसा जोश फिर से जाग उठा था। अब दोबारा गंभीरता से ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया था। हाथ पर बने निशान को देखते हुए मादारा ने एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई भी युग हो, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। लड़ाई की वजह से उसके द्वारा बनाए गए वो लकड़ी के वुड क्लोन, जिनसे उसने ओत्सुत्सुकी वंश के एक सदस्य को कैद कर रखा था, अब खत्म हो चुके थे। इसका फायदा उठाकर वह दुश्मन भाग निकला। हालांकि उसकी लोकेशन अब नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मादारा को भरोसा था कि वह कुछ समय तक दोबारा हरकत में नहीं आएगा। मोमोशिकी की घटना फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी थी। सभी योद्धा साथ मिलकर कोनोहा लौट आए। इस लड़ाई के बाद मादारा पर बाकी सभी गांवों के चारों कांगे का भरोसा पूरी तरह जम गया था। नारुतो से विदा लेकर बाकी कागे अपने अपने गांव लौट गए। रात गहराते समय मादारा अकेला अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हाथ पर बने निशान को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह निशान असल में है क्या और मोमोशिकी के आखिरी शब्दों का क्या मतलब था। थोड़ी देर बाद उसने खुद पर हल्की हंसी उड़ाई। लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। एक कमजोर दुश्मन की धमकियों को लेकर सोच रहा हूँ। नींद में डूबते वक्त उसे अचानक हाशिरामा की याद आ गई। अगर वो जिंदा होता तो वो इस हालात में क्या करता। इसी समय दूर फिश शैडो विलेज में स्थित कारा संगठन के बेस पर जिकेन को मोमोशिकी की हार का एहसास हुआ। उसके होंठों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने ठंडे अंदाज में कहा, मामला अब वाकई दिलचस्प होने वाला है। कारा संगठन की असली योजना को अमल में लाने का वक्त आ गया है। उसने नजरें वहां ट्रेनिंग कर रहे कवाकी की ओर डाली। उसके मन में
एक दबी हुई खुशी थी। बस एक बार अगर मुझे इस बच्चे का शरीर मिल गया तो कोनोहा से बदला लेने और ओत्सुत्सुकी देवता बनने का दिन दूर नहीं। इधर नारुतो ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इमरजेंसी कागे मीटिंग बुलाई। चर्चा का विषय था ओत्सुत्सुकी का मकसद। उनका उद्देश्य था सभी टेल्ड बीस्ट को इकट्ठा करके 10 टेल्स को पुनर्जीवित करना और फिर उससे गॉड ट्री का फल तैयार करना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था कि टेल्ड बीस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हर गांव ने अपनी स्थिति की रिपोर्ट दी। दारुई ने बताया कि पिछली बार किलर बी पर हमले के बाद से गांव में 24 घंटे का सख्त गार्ड ड्यूटी शेड्यूल लागू कर दिया गया है। वहीं शुकाकू, भले ही उसे किसी की निगरानी की जरूरत नहीं, उसने खुद की इच्छा से अपने छोटे रूप में गारा के पास रहने का फैसला किया है। नारुतो ने सारदा और खुद की सेफ्टी सुनिश्चित की और अपने माइंड लिंक के जरिए बाकी सारे बीजू को भी ओत्सुत्सुकी के अटैक के बारे में अलर्ट कर दिया। सारी तैयारी होने के बाद नारुतो ने ये इनविजिबल मीटिंग खत्म की और सोचा अब वक्त आ गया है खुद को फिर से शार्पन करने का। वो अकेले ही कोनोहा के आउटर एरिया में पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्थ स्टाइल मड वॉल लगाया। पलक झपकते ही वहां एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। इसके बाद उसने वुड स्टाइल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक सिंपल प्लेटफॉर्म बना लिया। चूंकि उसके अंदर हाशिरामा वाली ताकत मौजूद है, इसलिए वो वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी तक उसने बस बेसिक लेवल की वुड स्टाइल टेक्निक्स ही सीखी हैं, इसलिए आमतौर पर वो इन्हें यूज नहीं करता। लेकिन अब दुश्मन सामने है तो उसे सोचना पड़ेगा कि खुद को और पावरफुल कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में वो यहीं अपनी मेंटल टेक्निक्स पर रिसर्च करेगा। दूसरी तरफ सास्के ने सारदा को ट्रेन कर रहे मादारा को ढूंढ लिया। बिना सारदा को बताए उसने मादारा को एक साइड में बुलाकर कहा वो फिर से अकेले मिशन पर निकल रहा है और इस दौरान सारदा की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी वही संभाले। मादारा ने उसे रोका नहीं, बस पूछा क्या तू सच में अपनी बेटी से कुछ बोले बिना चला जाएगा? सास्के ने सिर हिलाकर कहा नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर वो चुपचाप जंगल के अंदर गायब हो गया। अब वो भी अपने तरीके से और स्ट्रॉन्ग बनने की तैयारी में है। मादारा हल्का सा मुस्कुराया। एक एक करके सब हाशिरामा जैसे बेवकूफ बनते जा रहे हैं। दूर खड़ी सारदा की आंख से अचानक आंसू निकल आया। उसने काफी टाइम से छुपी अपनी चाक्रा सेंसिंग एबिलिटी फिर से कंट्रोल करना सीख लिया था और उसे पता था कि सास्के अब भी यहीं आया था। उसने मन ही मन कसम खाई अगली बार जब डैड से मिलूंगी तो 7th होकागे जितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी होंगी। लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद अब सारदा की स्ट्रेंथ लगभग जोनिन लेवल तक पहुंच चुकी है। मादारा की सलाह साफ थी, सबसे पहले अपने अंदर के ओल्ड चाक्रा की कुल मात्रा बढ़ा, तभी उसे कंट्रोल कर पाएगी। उसका एनालिसिस था दिमाग अपने बाप से काफी तेज है पर चक्रा नाम मात्र का। लेकिन जब सारदा ने हाल ही में बोरुटो को हराया था, मादारा ने नोटिस किया कि बोरुटो की लेफ्ट आई अचानक गहरे स्काई ब्लू रंग की हो गई। उसे यकीन था कि उसने आज तक ऐसा डोजुत्सु नहीं देखा, लेकिन उस एक पल में बोरुटो से निकलने वाली स्ट्रेंज ऑरा ने उसे पुरानी याद दिला दी। सच जानने के लिए उसने फैसला किया वो खुद बोरुटो को ट्रेन करेगा। सोच खत्म करते ही मादारा ने हवा में से एक लंबी कटाना निकाली और बोरुटो की तरफ फेंक दी। ट्रेनिंग शुरू तलवारबाजी से। पहले तो बोरुटो मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके आइडल सास्के भी सोर्ड यूजर हैं और उसने तुरंत सिर हिला दिया। सब सेट करने के बाद मादारा ने 2 शैडो क्लोन्स निकाले, एक सारदा की ट्रेनिंग के लिए और दूसरा बोरुटो के लिए। खुद चुपचाप पास के पेड़ पर कूद कर बैठ गया और तभी कोनोहा के आसमान में एक बार फिर बिना बुलाया मेहमान उतरा, ओत्सुत्सुकी उराशिकी। उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु का इस्तेमाल करके आसानी से कोनोहा बैरियर को पार कर लिया और सीधे उस रिकॉर्ड्स रूम की तरफ बढ़ा जहां विलेज इंटेल स्क्रॉल्स सुरक्षित रखे जाते हैं। उसका मकसद था वो स्क्रॉल ढूंढना जिसे सास्के ने कभी ऐश ग्रे डायमेंशन में हासिल किया था। उस स्क्रॉल में ग्रे रेल्म के 6 अलग अलग स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स दर्ज थे। अगर वो स्क्रॉल उसके हाथ लग जाए तो वो अपने रिनेगन की टाइम स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करके सीधे उस प्राइम सीलिंग डायमेंशन में पहुंच सकता था जहां अशूरा ग्रे को बंद किया गया था। मादारा से कई बार हारने और फिर एस्केप में नाकाम रहने के बाद उसे समझ आ चुका था कि अकेले सभी टेल्ड बीस्ट पकड़ना उसके बस की बात नहीं। इसलिए मिशन लीडर का टास्क पूरा करने के लिए उसने तय किया चाहे रिस्क कुछ भी हो वो अशूरा ग्रे को फिर से रिहा करेगा। जल्दी ही उसे वो स्क्रॉल मिल गया। उराशिकी ने एक खतरनाक मुस्कान दी और टाइम स्पेस पोर्टल में गायब हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। बोरुटो अपने दिन भर के ट्रेनिंग को याद करते हुए बिस्तर पर लेटा था। वो मन ही मन सोच रहा था सच में उचिहा मादारा जैसा कोई नहीं, बोलने में जितना कड़क सिखाने में उतना ही घातक। सिर्फ एक दिन में मेरी पावर कई गुना बढ़ा दी। तभी अचानक एक अनजान आवाज उसके अंदर गूंज उठी, साथ ही उसकी लेफ्ट आई सीधे डोजुत्सु फॉर्म में बदल गई। वो रहस्यमयी आवाज हवा में तैरते हुए बोली मैंने तुझे चुना और तू इतनी सी ताकत पाकर ही घमंड करने लगा। बोरुटो घबराकर उठ बैठा। उसके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था, बिना आंखों वाला। उसका चेहरा काफी हद तक और मोमोशिकी जैसा था। बोरुटो ने हिम्मत करके पूछा तू कौन है? लेकिन इससे पहले कि जवाब मिलता पूरा सीन बदल गया। वो अचानक खुद को एक असीम समुंदर के बीच खड़ा पाया और अगले ही पल वो जोर से हांफते हुए बिस्तर पर जाग उठा। उसने अपने लेफ्ट आई को छुआ। धीरे धीरे उसका डोजुत्सु वापस नॉर्मल हो गया। उसी वक्त नारुतो उसकी आवाज सुनकर नीचे आया। उसने जल्दी से पूछा क्या हुआ? बोरुटो कुछ बोला नहीं, बस रोते हुए उससे जाकर लिपट गया। यही तक थी पार्ट 5 की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाई पॉइंट देना मत भूलना। आज का लाइक टारगेट 8000 रखते हैं। अगर टारगेट पूरा हो गया तो मैं 30 मिनट की स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में।